और एक और विषय है, हम रूस द्वारा नाटो के खिलाफ बढ़ती तनाव पर बात करेंगे। बुंडेसवेयर के प्रमुख जनरल कार्स्टन ब्रॉयर कहते हैं कि रूस नाटो देशों के खिलाफ हर दिन हाइब्रिड युद्ध चला रहा है। वो प्रतिक्रिया की गति की जांच कर रहा है, वायु रक्षा में कमजोरियों की तलाश कर रहा है और पश्चिम के साथ बड़े टकराव के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार कर रहा है। सबसे चिंताजनक घटनाओं में से एक लीप्जिग में हमला था। विस्फोटक से लैस एक ड्रोन को यूक्रेनी परिवहन विमान के पास पाया गया। एक और संदिग्ध ड्रोन मालवाहक विमान से टकरा गया। जर्मन अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले की जांच कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक जिम्मेदार पक्ष का नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। और शुक्रवार को नाटो के लड़ाकू विमानों ने लातविया के हवाई क्षेत्र में रूसी सीमा के पास एक अज्ञात ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन की उत्पत्ति का अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन लातविया के अधिकारी संभावना जताते हैं कि उसके मार्ग पर रूसी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन जैमिंग का असर हो सकता है। रूस की नाटो के खिलाफ बढ़ती टकराव की स्थिति किस हद तक जाएगी, इसी पर हम अभी बात करेंगे। पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक एलेक्सेई पेची से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार एलेक्सेई। नमस्कार। नमस्कार, आपसे जुड़कर खुशी हुई। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लाइप्जिग की घटना से, बल्कि सिर्फ लाइप्जिग की घटना से नहीं, बल्कि उस जर्मन जनरल के बयान से जो रोजाना चल रही हाइब्रिड युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन लाइप्जिग की घटना यह संकेत नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उसे अब किसी और परिभाषा से बुलाने का समय आ गया है। अच्छा, असल में चलिए समझते हैं कि इसे किस परिभाषा से बुलाया जा सकता है। अगर आप इशारा कर रहे हैं कि इसे सीधी एस्केलेशन, रूस का सीधे नाटो पर हमला कहा जा सकता है, तो हमारे दुर्भाग्य से नहीं। और यूरोपीय लोग भी इसे ऐसे नहीं कहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका मतलब होगा कि उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब उन्हें कोई जवाबी कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा, इसका जवाब देना मुश्किल है। इसलिए अभी सबका ध्यान सिर्फ रक्षात्मक कदमों पर है। और आप जानते हैं, इसी दौरान जब एक जर्मन जनरल ने यह घोषणा की तो यह बयान आया कि यूरोपीय लोग आखिरकार पूरे नाटो के पूर्वी मोर्चे पर ड्रोन की एक दीवार बनाना चाहते हैं, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नियंत्रित किया जाएगा और सैटेलाइट से जुड़ा होगा। कंट्रोल सेंटर विस्बाडन में होगा और इसी तरह आगे, मतलब सब कुछ खास तौर पर रक्षा पर केंद्रित है, यानी ऐसी ही एक रक्षात्मक लाइन तैयार की जा रही है। और जहां तक उस तनाव की बात है जिसे क्रेमलिन हर दिन बढ़ाता जा रहा है, ये सारी उकसावे की घटनाएं, तोड़फोड़ और इसी तरह की चीजें, मुझे लगता है कि क्रेमलिन इसे और बढ़ाएगा, लेकिन निकट भविष्य में उसके सीधे हमले या सीधे टकराव तक पहुंचने की संभावना कम है। वो क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, क्रेमलिन की इन उकसावों को बढ़ाने की रणनीति आंशिक रूप से काम कर रही है। ये इस संदर्भ में असरदार है कि यूरोप को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, अपनी खुद की रक्षा पर ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं, और किसी भी हाल में दुर्भाग्य से इससे यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कुछ कमी आ जाती है। क्रेमलिन ने यह देख लिया है और क्रेमलिन ऐसी और भी ज्यादा तोड़फोड़ की घटनाएं करेगा। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्रेमलिन कैसे काम करता है। यानी हाल ही में बाल्टिक देशों में ये बातें होने लगी हैं कि वहां छोटे हरे आदमी आ सकते हैं जो बाल्टिक देशों में से किसी एक की सीमा में घुस सकते हैं। बात पूरी तरह ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले एक साल में वहां रूसियों की गतिविधियों को देखें, उदाहरण के लिए, तो हम देखेंगे कि सारी तोड़फोड़ और उकसावे की घटनाएं रूसियों के हाथों या रूसी जासूसों के हाथों नहीं हो रही है। यानी अब उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई है जिसमें वे अस्थायी एजेंटों को काम पर रखते हैं। अक्सर ये एजेंट यूरोपीय संघ के नागरिकों में से ही होते हैं जो ये तोड़फोड़ करते हैं, और आगे चलकर इस कथित एजेंट से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है, या उसे कोई छोटी सी रकम देकर बाद में कह सकते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये क्रेमलिन की नजर में सफल होता है, यानी अगर ये कोई सैन्य अभियान है जो क्रेमलिन के लिए थोड़ी सी भी जीत लेकर आता है, तो क्रेमलिन कहेगा हाँ, ये हमने किया है। अगर इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और उनके लिए ये हार है या बस ना तो जीत ना हार की स्थिति है, तो वे कहेंगे ये हमने नहीं किया। और व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही काम करते रहेंगे। और समझिए, यह दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ यूरोप के खिलाफ उकसावे को बढ़ाकर वो ये हासिल कर रहे हैं कि यूरोप खुद पर, अपनी सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, और इस वजह से वो यूक्रेन की मदद थोड़ी कम कर सकती है। हम इसे अभी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के मामले में देख रहे हैं। पैट्रियट यूरोपीय देश क्यों, जिनके पास ये मिसाइलें हैं, ये कोई राज नहीं है, उनके पास ये हैं। अमेरिकियों के पास भी कमी है। यूरोप में ये बेसों पर है, लेकिन वे इन्हें देना नहीं चाहते क्योंकि वे वाजिब तौर पर डरते हैं कि उन्हें खुद इनकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर वे ये पेट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को दे दे तो क्या होगा? और मान लीजिए रूस कल सीधे तौर पर पोलैंड या बाल्टिक देशों में से किसी पर हमला शुरू कर देता है, वे इन मिसाइलों का अपना स्टॉक कैसे पूरा करेंगे? अमेरिकियों के पास नहीं है। ट्रंप अभी ये मिसाइलें नहीं देंगे, इसलिए यह काम करता है। दूसरी ओर उसी सर्गेई लावरोव और उनके डिप्टी की बयानबाजी पर ध्यान दे, जो अब ये कहने लगे हैं कि ये रूसी राज्य के 1000 साल के इतिहास के लिए युद्ध है, वगैरह वगैरह।
यानी अब बयानबाजी बदल गई है कि चारों तरफ दुश्मन है, सब हम पर हमला कर रहे हैं। और ध्यान दें, नाटो क्या कर रहा है। नाटो में देखिए क्या हो रहा है, वे बाल्टिक देशों में सेना जमा कर रहे हैं। ये सब यूं ही तो नहीं हो रहा। यानी पुतिन जानबूझकर इस स्थिति को भड़काते हैं ताकि नाटो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और उचित तरीके से प्रतिक्रिया दे। नाटो प्रतिक्रिया देता है, नाटो अपने मोर्चों और रक्षा को मजबूत कर रहा है, और क्रेमलिन इसका इस्तेमाल अपने समाज को डराने के लिए करता है। जैसे कि देखो, हम सही थे, नाटो वाकई में हमारे पास सेना जमा कर रहा है। और ये दोनों तरफ ऐसे ही काम करता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुतिन इसी संदर्भ में काम करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कहें तो हालात हो सकता है जो इस पूरी सोच को तोड़ दे और सीधी एस्केलेशन हो जाए। अगर बड़ी जंग न भी हो, फिर से हम लिप्जिक की उस घटना को ले सकते हैं। ये तो खुशकिस्मती थी कि वो ड्रोन फटा नहीं, वरना यूक्रेनी विमान के पास विस्फोट हो सकता था जिसमें शायद गोला बारूद भी था और बहुत बड़ी संख्या में जानें जा सकती थी। और तब भी ये नाटो देश पर हमला नहीं कहलाता। जहां तक मुझे पता है गोला बारूद के बारे में, तो जर्मनी की पुलिस ने भी कहा कि उस वक्त वहां कोई गोला बारूद नहीं था। और दूसरी तरफ अगर, वैसे मुझे ये अगर वाली बातें पसंद नहीं है कि क्या होता अगर, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो ड्रोन सच में उस विमान पर हमला करता और वो सच में फट जाता, और विमान किसका था? विमान यूक्रेन का था। क्या इसमें तुरंत रूसी सुराग भूल ली जाती? देखिए, अभी भी जब यह घटना हुई ही नहीं सौभाग्य से, और जर्मन अभियोजन पक्ष कहता है कि हम जांच कर रहे हैं। यह जांच कब तक चलेगी? बहुत लंबा समय लगेगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। उसी समय के आसपास पोलैंड में एक बिल्कुल स्पष्ट रूसी मिसाइल घुसी जो पोलैंड के अंदर पूरे 70 किलोमीटर तक चली गई, और वो बिल्कुल साफ तौर पर एक खेत में गिरी, फटी, सबने वो गड्ढा देखा। नाटो की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या इसे हमला माना जा सकता है या नहीं, या फिर यह कहा जा सकता है कि यह इस युद्ध का एक साइड इफेक्ट है? यही वजह है कि यहां मामला जटिल है, और नाटो भी आखिरी वक्त तक इसी तरह काम करेगा। और चलिए ईमानदार और निष्पक्ष भी रहते हैं। नाटो के हित में नहीं है कि वो ऐसे मामलों पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे। अब हम क्या उम्मीद करते हैं? मान लीजिए, कल्पना करें कि ये ड्रोन किसी विमान से टकराता है और फट जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि नाटो देश क्या करेंगे? क्या वे तुरंत मॉस्को पर हमला कर देंगे? उन्हें इसकी क्या जरूरत है? अगर वे ऐसा कर भी सकते हैं, याद रखिए नाटो के पूरे चार्टर का मुख्य सिद्धांत क्या है? ये एक रक्षात्मक गठबंधन है, और इसकी मुख्य जिम्मेदारी है रोकथाम। रोकथाम जितना संभव हो सके, इसलिए वे आखिरी दम तक संयम बरतेंगे। दूसरी ओर यह मत भूलिए कि अभी यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से समीक्षा चल रही है। यह साल के अंत तक जारी रहेगी। साल के अंत तक इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। कहां कितने सैनिक छोड़े जाएं, कौन सा देश अपनी खुद की रक्षा के लिए कितना जिम्मा लेने को तैयार है, यूरोपीय देश कितने पैसे दे रहे हैं, वे अमेरिकियों से कितना हथियार खरीदेंगे, वे खुद कितना इंतजाम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी ये पारंपरिक रक्षा, इस पर चर्चा की जाएगी और इसे इस साल के अंत तक बदला जाएगा। तो जब तक ये संक्रमण काल चल रहा है, शायद ही कोई अभी खुद आगे बढ़कर टकराव मोल लेगा या बहुत तीखी प्रतिक्रिया देगा। इसलिए वे संतुलन बनाए रखेंगे जब तक कि वे अपनी रक्षा नहीं बना लेते। लेकिन जब वे अपनी रक्षा बना भी लेंगे, तो भी मैं फिर से याद दिला दूं, ये एक रक्षात्मक गठबंधन है। कोई भी सीधे आक्रमण करने नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं मानता हूं कि भले ही कल्पना के तौर पर रूस सच में बाल्टिक देशों में कोई छोटी सी विजयी जंग शुरू कर दे और भगवान न करे किसी इलाके पर कब्जा कर ले, ये सौदेबाजी का विषय बन जाएगा, ये कूटनीति का विषय बन जाएगा, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। यानी मैं ऐसा कोई परिदृश्य नहीं देखता जिसमें नाटो सिर्फ इन सेनाओं को बाहर निकाले ही नहीं, बल्कि रूस के अंदर तक चला जाए। नहीं, अधिकतम यही होगा कि उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और हाँ, एक और ज्यादा यथार्थवादी परिदृश्य है, वो है बातचीत। वैसे नाटो की रक्षा कार्रवाइयों में भी बदलाव आया है। शुक्रवार को लातविया में ड्रोन गिराने शुरू कर दिए गए हैं। हाँ, इससे पहले एस्टोनिया में और लातविया में भी पहले ऐसे मामले हुए थे। ये इस वजह से भी है कि अब बाल्टिक देशों में मिशन एयर पुलिसिंग का नहीं बल्कि वायु रक्षा का है, और इससे ड्रोन गिराने का अधिकार मिलता है। आज वैसे रोमानिया में ड्रोन गिराया गया, इससे पहले भी वहां कुछ ड्रोन गिराए गए थे, लेकिन ये सब अलग अलग ड्रोन हैं जो नाटो देशों के क्षेत्र में घुस आते हैं। फिर से बाल्टिक देशों में रूस की उकसावे वाली कार्रवाइयों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, जैसे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ये ड्रोन से भी जुड़ा हो सकता है। ऐसी खबरें आई थी कि रूस अपनी सीमा में गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है, उन्हें मरम्मत कर रहा है, जोड़ रहा है और यूक्रेनी ड्रोन बना रहा है। किस लिए? खैर, शायद जवाब के ज्यादा विकल्प नहीं है। हमें लगभग समझ में आता है कि यह किस लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या नेटो देश तैयार होंगे अगर एक नहीं बल्कि मान लीजिए 10 ड्रोन उड़कर आ जाएं?
इससे गिराएंगे? तो आप जानते हैं, करीब 6 महीने पहले मैं कहता कि वे तैयार नहीं हैं। अब मैं कह सकता हूं कि वे तैयार ना होने की तुलना में ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि सच में उत्तरी अटलांटिक गठबंधन में लोग जागने लगे हैं, काम करने लगे हैं, सिद्धांतों को फिर से लिखने लगे हैं। अब वे 70 साल पहले लिखी बातों को देखना छोड़ चुके हैं और तस्वीर बदल रही है। और चाहे हम अमेरिकी रणनीति नेटो 3.0 को लेकर जितने भी संदेह में क्यों ना हो, लेकिन वो भी असर दिखा रही है। हमें भी ईमानदार होना चाहिए। शीत युद्ध का युग बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अमेरिकियों के हित अब बिल्कुल अलग है, यानी उनका रणनीतिक हित इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और वे अपनी सारी ताकत वहीं लगाना चाहते हैं। इसीलिए वे यूरोप को उकसा रहे हैं। और यूक्रेनी भाषा में एक शब्द है स्पोलुकायुत, यानी वे यूरोप को सिर्फ जागने के लिए ही नहीं, बल्कि हथियारों पर और ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सिर्फ अपनी रक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए ही नहीं, बल्कि ताकि वो अपना नजरिया भी बदल सके। और हम देख रहे हैं कि वो बदल रही है। यूरोप अपने नजरिए बदल रहा है। यूरोप समझ रहा है कि वो किस हकीकत में आ गया है। और आप जानते हैं, जितना ज्यादा पुतिन इसे भड़काने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा नाटो दिखाता है कि वे सब एकजुट है। क्योंकि हाल ही में, मुझे लगता है आपने जरूर देखा होगा, वॉशिंगटन पोस्ट में एक जांच रिपोर्ट आई थी कि पिछले साल दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा अधिकारियों को इकट्ठा किया और कहा, चलिए 2026 तक दिखाए कि नेटो और यूरोपीय संघ अंदर से टूट सकते हैं, कि उनके पास कोई एकजुट राय नहीं है, वे नहीं जानते कि कैसे कार्रवाई करनी है वगैरह। और याद कीजिए, आपने हमारी बातचीत की शुरुआत में उस घटना को याद किया था जब बाल्टिक देशों में से एक के ऊपर हाल ही में एक ड्रोन गिराया गया था। क्या आपने ध्यान दिया कि जब ड्रोन गिराया गया तो वहां कौन से फाइटर जेट मौजूद थे? मैं हैरान था, उनमें से एक तुर्की का था। ये इस बात का संकेत है कि नाटो एकजुट है, यानी ये अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया नहीं है, ये एकजुटता है जो पूरी तरह से दिखाई दी। दूसरी तरफ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम स्थिति का विश्लेषण पश्चिमी लोकतंत्र और तर्क संगत दृष्टिकोण से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रूस और पुतिन का शासन बिल्कुल अलग सोच में जीते हैं, बिल्कुल अलग। जानते हैं, बहुत लोग हंसे जब पुतिन ने कहा वह हलचल है, युद्ध मतलब हलचल। हाल ही में उन्होंने कहा, तो क्या युद्ध खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? असल में ये उनका अवचेतन बोल रहा है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब युद्ध खत्म होगा तो आगे वो क्या करेंगे। वो अच्छी तरह से ऐतिहासिक उदाहरण याद रखते हैं, जैसे कि वही मिलोशेविच। जब तक वो लड़ रहा था तब तक वो किसी तरह सत्ता बनाए रखने में सफल रहा। फिर युद्ध खत्म हुआ, उसने नाटो के सामने कुछ रियायतें दी और ऐसा लगा कि स्थिति स्थिर हो गई है। क्योंकि अगर हम उन वर्षों की समाजशास्त्रीय रिपोर्ट देखें तो सर्ब लोग भी इस बात के खिलाफ नहीं थे कि आखिरकार युद्ध इस तरह खत्म हुआ, भले ही कुछ रियायतों के साथ। लेकिन मिलोशेविच को हटा दिया गया, 1.5 साल में उसे हटा दिया गया। और भी उदाहरण हैं, जैसे अर्जेंटीना के उदाहरण के लिए 80 के दशक में जब उस समय की जुंटा ने सोचा कि अपनी सत्ता को किसी तरह मजबूत करना चाहिए और उन्होंने फैसला किया कि फॉकलैंड द्वीपों पर कब्जा कर लिया जाए। हाँ, उन्होंने सोचा ये तो ब्रिटेन से बहुत दूर है, ये तो अलग अलग द्वीप है, एक छोटी सी विजयी जंग होगी, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देगा और अगर कुछ हुआ भी तो बाद में समझौता कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिशों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ ही दिनों में वहां के मुख्य जनरल को हटा दिया गया। पुतिन अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे ही युद्ध सचमुच खत्म होगा, उन्हें समाज को जवाब देना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। अभी रूस में समाज इस उन्माद में है, सच में। हाँ, वे बहुत सी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, लेकिन आगे चलकर इन्हें सुलझाना पड़ेगा। लेकिन ये तो पुतिन के लिए आधी मुसीबत है। और उनके लिए दूसरी बड़ी समस्या ये है कि उनका पूरा घेरा, ये सारे कबीले, इन सभी ने भी इन वर्षों की पूर्ण पैमाने पर चली इस जंग में अपने अपने बिजनेस की रणनीतियां बना ली हैं, इस युद्ध से कमाई करने के तरीके बना लिए हैं। अब अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो वे आगे कैसे कमाएंगे? उनकी पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी। इसलिए पुतिन, वो समझते हैं कि अगर हम करीब आते हैं, वैसे ये भी एक बड़ा जोखिम है, और वहां डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, फिर से कोई बातचीत शुरू करने की पहल करेगा और फिर से पुतिन को उस मोड़ पर लाया जाएगा जहां उसे समझौता करना पड़ेगा। तब यह जोखिम हो सकता है कि वो सच में कोई उकसावे वाली कार्रवाई कर दे, वही बाल्टिक देशों में उन्हीं ड्रोन की मदद से जिन्हें उन्होंने पुर्जों से जोड़ा है। वे ड्रोन्स जो यूक्रेन से उड़कर आए थे, वो ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझौता नहीं कर सकता। वो युद्ध के उस चरण में पहुंच गया है जब कोई भी समझौता, उसके लिए कोई भी बातचीत हार के बराबर है। उदाहरण के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि उस पर दबाव डालना चाहिए, उसके आसपास के लोगों पर दबाव डालना चाहिए।
रूस की किसी भी आमदनी को जितना हो सके कम करना चाहिए। निर्यात पर प्रहार करना, प्रतिबंध लगाना। हम अपने प्रतिबंध लगा रहे हैं, पश्चिम भी अपने प्रतिबंध लगाए, ताकि युद्ध जारी रखने की कोई संभावना ही ना रहे। जब तक संभावना है, व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध से चिपके रहेंगे। युद्ध के बिना उसका शासन आगे नहीं चलेगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि इतिहास यही दिखाता है, बड़ी लड़ाई के बाद हमेशा, चाहे कोई भी देश हो, जीतने वाला हो या हारने वाला, डिप्रेशन आता है, पतन का दौर आता है। और इस पतन में समझाना पड़ता है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे और इससे बाहर कैसे निकलें। और फिर पुतिन अपने समाज को क्या जवाब देंगे, वो इससे कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे? अलेक्सेई, बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपके द्वारा कही गई नेटो की एकजुटता की बात की पुष्टि करते हुए एक और बात जोड़ना चाहूंगा। लातविया के क्षेत्र में एक ड्रोन को तुर्की के फाइटर जेट्स ने गिराया, जो लिथुआनिया के शाउलाय एयरबेस से देखिए, उड़ान एक भरे पल थे। के लिए तो अब ये हमारे बहुत पास 3 महत्वपूर्ण देश बात हैं। है। ये सच में एकजुटता को दिखाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो शायद मामूली लगें, लेकिन ये दिखाती है कि नाटो सिर्फ कोई बिखरा हुआ गठबंधन नहीं है जिसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करता है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अलविदा।